तो नेक्स्ट टर्म आती है इवेपोरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा हीट और प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत होती है या नहीं। ठीक है, आपने बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनमें जो लिक्विड है कि जो वाटर है वो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे ही ठीक है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि पानी को जब अनकवर्ड रखा जाता है, मतलब पानी को जब बिना ढके रखा जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। तो इन दो एग्जांपल्स में जो पानी है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स जब हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड में के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल सरफेस के नज़दीक होते हैं उनमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो एबल हो जाते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं कि दूसरे पार्टिकल के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दे, उसको तोड़ दे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो सरफेस के नज़दीक होते हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि दूसरे पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ दे और फ्री हो जाए। फ्री होने के बाद जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। ठीक है, तो इस घटना को, ठीक है, इस घटना में जो लिक्विड है बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो एक फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब जो पानी होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से पहले ही क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इवेपोरेशन। पर जो बॉइलिंग है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अगर कोई जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हम इसको इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। अगर कोई जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मान लो 98 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे फिर हम इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कन्फ्यूजन होता है तो इस चीज़ को क्लियर करके चलो। तो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब कि जो इवेपोरेशन है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं, जिनका असर जो है इवेपोरेशन पे पड़ता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिनको आपको समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में बोला है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लेना है। ठीक है, और उसको खिड़की के नज़दीक रखना है या फिर एक पंखे के नीचे रखना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लेना है और उसको विंडो के नज़दीक या फिर जो पंखा होता है उसके नीचे रखना है। अब जो टेस्ट ट्यूब होती है वो टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी शेप की होती है। ठीक है, ऐसी शेप की होती है जिसके अंदर आपने पानी लेना है। ठीक है, फिर सेकंड एक्टिविटी में बोला है कि आपको एक ओपन चाइना डिश लेनी है, मतलब एक कटोरी की तरह होगा। ठीक है, ऐसी कटोरी है, आपने इसके अंदर 5 ml पानी लेना है। ठीक है, और उसको भी आपने खिड़की के नज़दीक या फिर पंखे के नीचे रखना है। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी में बोला है कि 5 मिलीलीटर पानी आपको चाइना डिश में ही लेना है, मतलब कटोरी में ही लेना है, और उसको आपने क्या करना है कि कपबोर्ड में रखना है, जो कपबोर्ड होता है उसमें रखना है या फिर अपनी क्लास की जो शेल्फ है उस पर रखना है। वो सब करने के बाद आपने जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेजर करना है। ठीक है, और आपको नोट करना है
कि जो पानी आपने रखा था वो कितने टाइम या कितने दिनों के अंदर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब जो पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और आपने क्या करना है कि अगर कभी बारिश वाला दिन होगा तो उस टाइम भी आपने क्या करना है, ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर का या फिर सरफेस एरिया या फिर विंड स्पीड का इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? ठीक है। हमें पता है, ठीक है, कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिनन है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में अगर हम पानी को रखते हैं तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए अगर 5 दिन लगते हैं, तो अगर चाइना डिश में एक कटोरी में अगर हम पानी को रखते हैं तो उससे जो पानी होगा वो 5 से कम दिनों के अंदर इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने से ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ा तो पार्टिकल ऐसे फैल गए, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है उसको जो डायरेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टाइम मिला, जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वेपर में कन्वर्ट हो गया। और टेस्ट ट्यूब में क्या था, टेस्ट ट्यूब में अगर रखते थे तो जो ऊपर के पार्टिकल्स थे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे, और वो तो कुछ ही पार्टिकल्स थे, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे वो ऐसे रह जाते थे। तो पहले ऊपर वाले पार्टिकल एब्जॉर्ब करते और फिर इवेपोरेट हो जाते, फिर नंबर आता नीचे वाले पार्टिकल्स का। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो मैक्सिमम पार्टिकल्स फैल जाते हैं, तो मैक्सिमम पार्टिकल्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है और वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम मान लो हमने कपड़े धोए हैं, ठीक है, तो कपड़े सूखते कब हैं जल्दी? कपड़े सूखते तब जल्दी हैं अगर हम उनको फैला के सूखने के लिए डालते हैं। अगर हम इकट्ठा ही उनको सूखने के लिए डाल दें तो क्या होगा, उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है, तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी वेपर स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन जो होगी वो भी फास्टर होगी। फिर नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी हमारा जो इवेपोरेशन है वो फास्टर होगी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, जो वाटर वेपर हैं अगर वो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कि एयर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो उसमें जो एयर है वो कुछ अमाउंट तक ही वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है। मतलब एक टेम्परेचर के ऊपर जो एयर है वो कुछ अमाउंट में ही वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है। अगर जो वाटर का अमाउंट एयर में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर जो वाटर है उसका अमाउंट एयर में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है, उसमें पानी है और एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो नहीं है। ठीक है। तो जितनी यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर ये पार्टिकल जो होंगे इसके वाटर के, ये एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ना हो तो एटमॉस्फेरिक मतलब जो टेम्परेचर होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो वाटर के पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो केस अगर ह्यूमिडिटी ना हो, तो उससे क्या होगा कि जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होगी। ठीक है, इवेपोरेशन जो होगी फास्ट होगी अगर ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और उतना ही पानी हमने लिया था। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, सबसे पहले जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर होंगे वो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था, एनवायरनमेंट से जो हीट मिलेगी वो पहले जो वाटर वेपर्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इन पार्टिकल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे जो हमने रखे थे उनको बहुत कम टेम्परेचर मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए।
ठीक है। तो इसीलिए जितना कम टेम्परेचर मिलेगा उतना जो है वो कम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के केस में जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो वाटर वेपर अब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा। ठीक है। और जो पानी होता है उसके लिए टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से वाटर कम जो है वो वेपर्स बना पाता है, कम जो है वो इवेपोरेट हो पाता है। तो यही रीज़न है क्योंकि जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो हमारी इवेपोरेशन है वो कम हो जाती है। और अगर हमारे पास जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो कम होती है तो हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड, कि जो विंड स्पीड है अगर वो बढ़ जाती है, हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो भी बढ़ जाती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, और उसको सुखाने के लिए डालते हैं, और अगर बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो उस टाइम पे जो कपड़े हैं वो आपके बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसीलिए होता है, ठीक है, उसके लिए एग्जांपल समझते हैं कि मान लो ये जो है कपड़ा है, ठीक है, ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर पानी है, ठीक है। अब मान लो ये ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी है। अब देखो क्या होता है कि जब तक ह्यूमिडिटी रहेगी तब तक एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो ये वाटर पार्टिकल जो है, ये वाटर वेपर जो है ये एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और जो कपड़े के ऊपर वाटर पार्टिकल्स हैं उनको हीट नहीं मिलेगी और वो इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे, तो हमारा जो कपड़ा है वो सूख नहीं पाएगा। तो जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इन वाटर वेपर्स को अपनी पोजीशन से हिला देती है, जिसकी वजह से वो पार्ट जो वाटर जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो क्या करती है, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसकी वजह से जो मैक्सिमम हीट है वो जो कपड़े के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। बहुत फास्ट हो ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है तो उस टाइम पे जो कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो एक टर्म हमेशा याद रखना कि इवेपोरेशन हमेशा ही क्या कॉज करेगी, कूलिंग। जहाँ पे इवेपोरेशन होगी 100% वहाँ पे कूलिंग ज़रूर होगी। अब ऐसा कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, कि क्या होता है जब एसीटोन, ठीक है, आप अपने हथेली के ऊपर फेंकते हो, या एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर जो सैनिटाइज़र होता है, जब भी आप सैनिटाइज़र को अपने हथेली पे फेंकते हो तब आपको जो है वो ठंड क्यों लगती है। आप फील करोगे कि जब भी एसीटोन या फिर सैनिटाइज़र को अपने हाथों पे लगाओगे तो क्या होगा कि आपको आपकी हथेली के ऊपर ठंड लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि जैसे ही सैनिटाइज़र को आपने या पेट्रोल को आपने या एसीटोन को अपनी हथेली के ऊपर डाला, ठीक है, तो क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हाथ की जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपकी हथेली से जो गर्मी होती है, जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, वेपराइज हो जाते हैं तो मतलब वो क्या एग्जैक्टली करते क्या है कि आपकी हाथ से आपकी गर्मी छीन लेते हैं। अब जहाँ से गर्मी निकाल दी जाएगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ठंड तो रहेगी। ठीक है। तो इसीलिए जब भी इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद वेपराइज हो जाते हैं, और वहाँ पे एक जो है वो ठंडक छोड़ जाते हैं, मतलब वहाँ पे जो कूलनेस होगी वो रहेगी। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों के टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसको ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है, स्वेट निकलता है, और जो स्वेट होता है वो वे मतलब वाटर की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। जो कॉटन क्लोथ्स हमने पहने होते हैं वो उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। मतलब जो स्वेट निकलता है वो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो कॉटन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है। जो स्वेट कॉटन क्लोथ्स ने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, एनवायरनमेंट से उस स्वेट को हीट मिलेगी और वो कॉटन क्लोथ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो
कि हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है और वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉटन क्लोथ्स के द्वारा, ठीक है। और जो भी सराउंडिंग से एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है स्वेट के थ्रू, ठीक है। और स्वेट क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जब भी कोई चीज़ इवेपोरेट हो जाती है तो वहाँ पे क्या रहेगी, ठंडक हमेशा रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम गर्मियों के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो ठंडी रहती है। और एक और एग्जांपल है, ठीक है। मान लो ये गिलास है, ठीक है। इसमें हमने बर्फ़ रखा है, इसमें हमने डाली है आइस, इसमें हमने आइस डाल दिया, ठीक है। इसको आप घर पे कर सकते हो। जैसे हमने गिलास में बर्फ़ डाली तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि गिलास के बाहर वाली साइड आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिख जाएंगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जैसे ही हमने गिलास के अंदर बर्फ़ डाली थी, ठीक है, तो जो गिलास का टेम्परेचर था वो कम था, ठीक है। और जो वाटर वेपर्स थे हम इसके सराउंडिंग में, ठीक है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो जो वाटर वेपर थे उन्होंने अपनी एनर्जी जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आए, ठीक है, जैसे ही वाटर वेपर जो थे, ठीक है, वो ग्लास के कांटेक्ट में आए, ग्लास के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज़ कर दिया, ठीक है। उसकी जो हीट एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई कोल्ड बॉडी में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपनी एनर्जी ही लूज़ कर दी। तो जैसे ही वो दूर दूर था उसके अंदर बहुत एनर्जी थी, ठीक है, तभी तो वो वेपर स्टेट में था। अब उसने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो क्लोज आ गए, ठीक है। अब इस स्टेट में जब पार्टिकल्स होते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो वाटर वेपर थे एनर्जी लूज़ करके किस स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में। तभी हमें क्या होता है कि पानी की कुछ बूंदें जो हैं वो ग्लास के बाहर दिख जाती हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा, और कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली बना के वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो चैप्टर तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।